वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अल्टरनेटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न को। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम पे काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न बताए जाएंगे केवल वो पढ़ा जाएगा क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है यह पोल्स की संख्या और रोटर की गति दोनों पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर कहाँ स्थापित की जाती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है स्थापित किया जाता है स्टेटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के रोटर को दी जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है? तो इसे दी गई सप्लाई जो होती है वह डीसी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कम गति वाले अल्टरनेटर जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है यह साइडलेट पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च गति वाले अल्टरनेटर में से किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है नॉन साइडलेट पोल या सिलिंड्रिकल रोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसे नियंत्रित किया जाता है फील्ड एक्साइटेशन बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में हटिंग दोष को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है डैम्पर वाइंडिंग का। हमारा अगला प्रश्न है, दो अल्टरनेटर को समानांतर में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सिंक्रोनाइजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी? तो इसकी सिंक्रोनस गति जो होगी वह होगी 1500 आरपीएम के बराबर। यह कैसे निकलेगा? तो इसका एक फार्मूला होता है PN = 120 F। F यहाँ पे हर्ट्ज हो गया और यहाँ पे पोल का संख्या जो दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है 4। तो 4 से जब यहाँ डिवाइड जाएगा तो ये हो जाएगा 30 × 50। तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1500 आरपीएम के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एक्साइटर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? तो इसकी रेटिंग जो व्यक्त किया जाता है केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कारण है? तो इसकी वोल्टेज रेगुलेशन का कारण है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन। यानी इन तीनों प्रश्न का यही उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है दो अल्टरनेटर के सही सिंक्रोनाइजिंग क्षण को इंगित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के स्टेटर कोर को लेमिनेट क्यों बनाया जाता है? तो इसे लेमिनेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी अल्टरनेटर को लोड बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है कि यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में रेटिंग पॉट कौन सा होता है? तो इसमें रेटिंग पॉइंट जो होता है यह होता है रोटर यानी फील्ड वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, समानांतर ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? तो इसमें जो
आवश्यक होता है वह होता है समान केवीए रेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रशलेस अल्टरनेटर में फील्ड को एक्साइटेशन कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये बोला गया है। तो इसमें किया जाता है रोटर पर लगे एक छोटे रेक्टिफायर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो इसका पावर फैक्टर जो निर्भर करता है वह है लोड के प्रकार पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अल्टरनेटर की फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो इसे बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के ईएमएफ का समीकरण क्या है? तो इसका ईएमएफ का समीकरण जो है यह है E बराबर 4.4 KP मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी 5 FT, जिसमें KP जो हो गया यह पिच फैक्टर है और KD जो है वितरण कारक है और F तो हमारा हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी और T टाइम हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, डार्क लैंप विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है सिंक्रोनाइजिंग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट पॉल रोटर का व्यास और अक्षीय लंबाई कैसी होती है? तो इसकी अक्षीय लंबाई जो होती है वह होती है व्यास अधिक और लंबाई कम। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिंड्रिकल रोटर का व्यास और अक्षीय लंबाई कैसी होती है? तो इसकी अक्षीय लंबाई और व्यास जो होता है वह होता है कम व्यास और लंबाई अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को स्थिर रखना। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर का कौन सा भाग स्थिर रहता है? तो इसका भाग जो स्थिर रहता है वह है स्टेटर यानी आर्मेचर कोर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है लोड करंट के परिणाम पर और लोड के पावर फैक्टर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिट पावर फैक्टर लोड पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका प्रभाव होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर को ठंडा रखने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है, हवा के द्वारा भी ठंडा किया जाता है और हाइड्रोजन करण के द्वारा भी ठंडा किया जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में रोटर पर स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो स्लिप रिंग की संख्या की बात कही जा रही है तो यह 2 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग रोड पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव कैसा होता है, यह पूछा गया है। तो इसका प्रभाव जो होता है वह पूर्णतः डीमैग्नेटाइजिंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े अल्टरनेटरों में शीतलन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हवा से हल्की होती है, इसकी तापीय चालकता अधिक होती है और विंडेज लॉस कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस किससे बदला जा सकता है? तो इसका फेज सीक्वेंस जो है बदला जा सकता है घूमने की दिशा बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की तरह कब चलाया जा सकता है? तो इसे तब चलाया जा सकता है जब उसका प्राइम मूवर हटा दिया जाए और उसे एसी सप्लाई दी जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पावर जनरेशन के लिए मानक फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका मानक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है उत्पन्न ईएमएफ पर। हमारा अगला प्रश्न है,
अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स कैसा होता है? तो यह फ्लक्स होता है स्थिर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर फेल हो जाता है तो वह क्या बनकर काम करने लगेगा? तो यह बनकर सिंक्रोनस मोटर बनकर कार्य करने लगेगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 40 क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।